आज से हम स्टार्ट करेंगे फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री क्या होती है, किन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, किन किन किस किस तरह के लॉज इसमें दिए गए हैं। दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है ये फोटो और केमिस्ट्री। फोटो मतलब लाइट और केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शंस। तो केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे, लेकिन वो केमिकल रिएक्शंस किसकी सहायता से होंगी या किसकी प्रेजेंस में होंगी? फोटॉन्स की प्रेजेंस में होंगी या लाइट की प्रेजेंस में होंगी। तो किसी ना किसी तरह का रेडिएशन, लाइट रेडिएशन किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का हो सकता है। वो ज्यादातर जो हम काम में लेते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो विजिबल या फिर अल्ट्रा वायलेट रीजन का जो वेवलेंथ है वो हम इसमें काम में लेते हैं फोटोकेमिस्ट्री में, और उन केमिकल रिएक्शंस को करवाते हैं। मतलब कि आप को अगर एक्स रे या गामा रेज, इस तरह की रेज को लेकर के अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन करवानी है तो उसे हम एक अलग ब्रांच में पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन केमिस्ट्री। बट फोटोकेमिस्ट्री जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ऐसी रेडिएशन की रिएक्शंस जो किस रेंज में होती हैं, जो होती हैं या तो विजिबल लाइट या फिर यूवी जो अल्ट्रा विजिबल लाइट है। तो ये वाली रेडिएशन जब हम इस्तेमाल करते हैं और वहां पर कोई केमिस्ट्री अगर हो रही होती है तो उसे हम फोटोकेमिस्ट्री बोलते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इसमें एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब ही होगी। कुछ रिएक्शंस ऐसी भी आपको या कुछ ऐसे प्रोसेसेस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें जो रेडिएशन है वो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान निकलती भी है ना, विजिबल रेंज की लाइट। तो उसे भी हम फोटोकेमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस फोटोकेमिस्ट्री को लेकर के, अगर हम अपनी डेली लाइफ में या आसपास देखें, क्योंकि अकेला जरूरी नहीं है कि हम अगर फोटोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो सारी की सारी चीजें हम लेबोरेटरी में ही कराते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं फोटोकेमिस्ट्री के एग्जाम्पल को अगर आप देखो जो आप अपने आसपास उन चीजों को ऑब्जर्व करते हो। आप जो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करते हो अपने आसपास फोटोकेमिस्ट्री को या ऐसी रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, उसको आप क्या बोलोगे? एक आप देखते हो फोटोसिंथेसिस, है ना। अब ये फोटोसिंथेसिस आपको कहां देखने को मिलता है? प्लांट्स में। सारे के सारे प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं या प्रकाश संश्लेषण करते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एयर की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, है ना। क्लोरोफिल जो पिगमेंट है उसकी प्रेजेंस में, तो पत्तियों में होता है वो। तो ये वाला एक रिएक्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस का, वो एक फोटोकेमिस्ट्री का एग्जांपल है। और क्या देखते हो आप? कोई भी चीज देखते हो, विजन जो है हमारा, जो दृष्टि है, वो भी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को कब देख पाते हैं? जब वो लाइट वहां पर प्रेजेंट हो, और वो लाइट किसी चीज से टकरा करके आपकी आंखों तक जाती है, और आंखों में क्या होते हैं? बहुत सारी अलग अलग तरह की कुछ सेल्स होती हैं, जो आपकी कोन सेल्स होती हैं, कुछ रॉड शेप की जो है सेल्स होती हैं, और उनमें कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, और फिर हमको वो पर्टिकुलर चीज दिखाई देती है ना। वो ब्रेन तक कुछ इंपल्सेस जाते हैं। तो विजन जो है वो भी एक फोटोकेमिस्ट्री का ही एग्जाम्पल है। इसी तरह से एटमॉस्फेयर में आप देखते हो ओजोन का बनना, जो O3 है, ओजोन जिसकी वजह से हम सब बचे हुए हैं, वो ओजोन लेयर जिसमें बहुत बड़े बड़े होल्स हो चुके हैं, और वो जो अल्ट्रावायलेट रेज को हम तक नहीं आने देती, और वो अल्ट्रावायलेट रेज जो बहुत ज्यादा डेंजरस है, बहुत ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए, बहुत
अगर वो यहाँ तक हम तक पहुंच जाए तो होता क्या है कि वो अल्ट्रावायलेट रेज हमको कैंसर, स्किन कैंसर और इस टाइप की चीजें जो हैं वो कर देगी। तो ये भी क्या है, एटमॉस्फेयर में ही ये रिएक्शन होती है, प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है कि जो एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो ऑक्सीजन क्या करती है, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और ओजोन में कन्वर्ट होती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे एक एग्जाम्पल आप पढ़ते हो, आपने वो देखे होंगे फायरफ्लाइज। फायरफ्लाई मतलब जुगनू, है ना, आप लोग तो गांव में ये देखते ही होंगे। तो ये बायोल्यूमिनेसेंस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वो लाइट उसमें चमकती है तो उसमें होता क्या है, उसमें एक ल्यूसीफरेन नाम का एक सब्सटेंस होता है। वो ल्यूसीफरेज एक एंजाइम होता है, बायो एंजाइम, उसकी प्रेजेंस में वो रिएक्शन होती है और वो लाइट एमिट करता है ना। तो वो भी फोटोकेमिस्ट्री का एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से फोटोकेमिस्ट्री के एग्जाम्पल में और आप बात करो और देखो, आप फोटो खींचते हो कैमरे से, तो वो जो फोटोग्राफी आप कर रहे हो वो फोटोग्राफी भी क्या है, वो फोटोकेमिस्ट्री का ही एक एग्जाम्पल है। इस तरह से आप पेड़ पौधों को देखते हो कि जब जैसे ही सूरज निकलता है वैसे भी कुछ पौधे जो हैं, कुछ फूल जो हैं, वो क्या करते हैं, वो सन की तरफ ही रहते हैं। उनका मुंह सन की तरफ होता है। सन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, पहले जो है पूरब से निकल करके फिर ऊपर की तरफ जाता है, वो भी मुड़ते रहते हैं, है ना। उसको हम फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं कि प्लांट्स का जो ओरिएंटेशन है वो सन के डायरेक्शन में होता है, सनलाइट की डायरेक्शन में रहता है। ये भी एक फोटोकेमिस्ट्री का एग्जाम्पल है। और जो मेडिकल वर्ल्ड है, मेडिकल वर्ल्ड में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर आप इस सनलाइट का यूज करते हो उनको ट्रीट करने में। जैसे जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस। वो जॉन्डिस को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, वो सनलाइट में बोलते हैं कि उसको ना, बच्चे को सनलाइट में रखो। या फिर अगर वो अपनी जो NICU होता है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, वहां पर एक मशीन होती है जिसमें लाइट जो है वो उसको दी जाती है, उसमें रखा जाता है, वो लाइट उसके ऊपर पड़ती रहे जिससे उसका जॉन्डिस ठीक हो जाता है। इस तरह से डॉक्टर बोलते हैं अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो आप क्या करो, सन में बैठो, सनलाइट में बैठो, धूप सेको, क्योंकि ये विटामिन डी सिर्फ और सिर्फ कब बनता है, जब आप लाइट में बैठते हो। तो ये रिएक्शन हमारे बॉडी में होती है और वहां विटामिन डी बनता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। चश्मे जो लोग पहनते हैं उनको आप फ्रोटो क्रोमिज्म नाम का एक रिएक्शन होता है जिसमें वो जैसे ही आप सनलाइट में जाओगे वो चश्मे अपने आप क्या हो जाते हैं, काले कलर के हो जाते हैं। उनके जो ग्लासेस हैं वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब आप छाया में आते हो तो वापस से वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। तो ये बहुत से एग्जाम्पल्स को आप अपने आसपास देखते हो। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं, वो फोटोकेमिस्ट्री के एग्जाम्पल हैं जहां पर सनलाइट को यूज किया जाता है या सनलाइट यूज होती है और क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब तक आपने जितनी भी रिएक्शंस देखी हैं या पढ़ी हैं वो सारी की सारी रिएक्शंस कैसी थी, वो सारी की सारी रिएक्शंस थी आपकी थर्मल रिएक्शंस। थर्मल रिएक्शंस, ठीक है ना। क्योंकि हमें मालूम है कोई भी केमिकल को करवाने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। जब आप किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी देते हो या उसमें या तो एनर्जी दोगे या एनर्जी निकलेगी, और वो जो रिएक्टेंट है वो क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसी एनर्जी लेकर के, थर्मल। तो ऐसी रिएक्शंस को जो लाइट की प्रेजेंस में ना होकर के थर्मल एनर्जी की सहायता से होती हैं, उन्हें हम डार्क रिएक्शंस बोलते हैं, डार्क रिएक्शंस। और ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, उनको हम फोटो रिएक्शंस या फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है ना। तो थर्मल रिएक्शंस और फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ये दो तरह से जो रिएक्शंस होती हैं, इसमें थर्मल रिएक्शन में जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में दी जाती है या हीट की फॉर्म में निकलती है ना। इसमें जो हीट की फॉर्म में या तो इवॉल्व होगी, निकलेगी, या दी जाएगी। और जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो लाइट है वो या तो दी जाती है या इसमें से लाइट निकलती है।
अब फोटोकेमिकल या थर्मल रिएक्शंस का अगर हम डिफरेंस देखें तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि यहां पर हीट के फॉर्म में एनर्जी का एक्सचेंज होता है और यहां पर लाइट के फॉर्म में एनर्जी का एक्सचेंज होता है। अच्छा, जब भी आप थर्मल रिएक्शंस करते हो, देखो यहां पर बेसिक समझना जरूरी है क्योंकि हम थर्मल रिएक्शंस को कर रहे थे तो क्या होता है और जब हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस को करेंगे तो क्या होता है उस रिएक्टेंट में। तो जब हम थर्मल एनर्जी यहाँ पर हीट की फॉर्म में इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स है उन एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने के बाद में उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वहां पर एक चीज और बढ़ जाती है जिसको हम बोलते हैं कॉलिजन्स। मॉलिक्यूल जो है वो आपस में टकराने लगते हैं और टकराते हैं और अपनी एनर्जी को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में पास करते हैं, ठीक है ना। और जो एनर्जी है वो क्या होती है फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे उसमें। अब कॉलिजन करने पर जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसमें कई सारे तरीके की एनर्जीज में चेंज आएगा, चाहे वो एनर्जी चेंज आ सकता है कैसी, जो ट्रांसलोकेशनल एनर्जी है एक जगह से दूसरी जगह उस मॉलिक्यूल को लेके चली जाएगी, या फिर उसका जो रोटेशनल मोशन है उसको चेंज कर देगी, या फिर उसमें जो वाइब्रेशनल मोशन है उसको चेंज कर देगी, या इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको एक्साइट कर देगी, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे काम जो है वहां पर हो सकते हैं। अब ये वाला जो काम है इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन का, वो थर्मल रिएक्शंस में नहीं होता या बहुत रेयर होता है क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे लोअर शेल से हायर शेल में ले जाने के लिए। लेकिन मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसका रोटेशनल या वाइब्रेशनल एनर्जीज को चेंज करना, वो इस थर्मल एनर्जी की सहायता से हो सकता है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि थर्मल रिएक्शंस में जो हीट है वो काम आती है और फोटोकेमिकल रिएक्शंस में लाइट काम आती है। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि थर्मल रिएक्शंस में ये सारी एनर्जी में चेंज हो जाता है लेकिन इसमें चेंज नहीं होता, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में ये सारे लोकेशन भी हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है, वाइब्रेशनल भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी हो सकता है क्योंकि इनकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है। क्योंकि अगर हम जैसे बात कर रहे हैं कि विजिबल रेंज से और अल्ट्रावायलेट रेंज वाली जो लाइट है, मतलब 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर की जो लाइट है, या फिर आंगस्ट्रॉन्ग में आप लोगे तो 2000 आंगस्ट्रॉन्ग से लेकर के और 8000 आंगस्ट्रॉन्ग की जो लाइट है, इस वेवलेंथ की जो लाइट है, इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा सकती है। अच्छा, थर्मल रिएक्शंस और फोटोकेमिकल रिएक्शंस में एक और डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जो थर्मल रिएक्शंस होती हैं उसमें देखो, हमने जब थर्मोकेमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो थर्मोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी एक गिब्स की फ्री एनर्जी, और वहां पर देखा होगा कि कोई भी रिएक्शन अगर होती है तो वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो देखा होगा। और वहां पर आपने देखा होगा कि किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए जो फ्री एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, तो वो रिएक्शन होगी। और अगर ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाती है तो वो रिएक्शन नहीं होती। तो थर्मल रिएक्शंस में फ्री एनर्जी का डिक्रीज होना बहुत जरूरी है, उसका घटना बहुत जरूरी है, घटेगी तभी वो नेगेटिव में पहुंचेगी। जबकि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं इसमें जो फ्री एनर्जी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है। बहुत सारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसी हैं जहां पर फ्री एनर्जी पॉजिटिव में पाई जाती है। जो थर्मली नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था वो फोटोकेमिकली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, मतलब फ्री एनर्जी पॉजिटिव होने के बावजूद भी वो रिएक्शन जो है वो हो जाती है। और डिफरेंस अगर हम देखें थर्मल रिएक्शंस और फोटोकेमिकल रिएक्शंस में, तो देखो जो थर्मल रिएक्शंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओ, कोई भी रिएक्शन आप करा लो, उस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। अब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो रूम टेम्परेचर पर ही हो जाती हैं और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पे हजारों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेके जाना पड़ता है आपको, तब जाके वो रिएक्शन हो पाती है, वरना होती ही नहीं। तो
आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो उस हजारों डिग्री के सेल्सियस वाले टेम्परेचर को झेल सके, और बहुत ज्यादा भी नहीं, तो भी आपको 1000-2000 डिग्री सेल्सियस वाली बहुत सारी रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। तो अगर किसी जगह का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो उस जगह पर रहना, उस जगह पे काम करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस को देखा जाए तो वहां पर टेम्परेचर डिपेंड नहीं करती, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। वो किस चीज पर डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती हैं कि जो लाइट का जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है। अगर आपने लाइट का इंटेंसिटी बदल दिया तो वो रिएक्शन बदल जाती है। कम इंटेंसिटी की जगह आप ज्यादा इंटेंसिटी ले सकते हो। इंटेंसिटी आपको पता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी वेव्स एक सेकंड में आकर के पड़ती हैं, उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। तो फोटो एक्साइटेशन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर ही आप इंटेंसिटी बदल करके और क्या कर सकते हो, उस रिएक्शन को करा सकते हो। या ये जो रिएक्शन हमको थर्मली करानी होती, थर्मल रिएक्शन करानी पड़ती, तो हमें टेम्परेचर देना पड़ता, बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है वो बढ़ाना पड़ता। ठीक है, तो एक ग्राफ के रूप में अगर हम इसको थोड़ा सा समझें, इन रिएक्शंस को, थर्मल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन को, तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये आपके पास में एक रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये जो है ये एनर्जी ये बढ़ रही है, और ये हमारे पास में रिएक्शन, ये रिएक्शन का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, थर्मल रिएक्शन को देखो। थर्मल रिएक्शन में हमारे पास में क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। इस रिएक्टेंट को क्या करते हैं, हम हीट प्रोवाइड करते हैं, और जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करेगा, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। ये जो रिएक्टेंट है इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और ये क्या बनाएगा, एक इंटरमीडिएट बनाएगा, या ये कह सकते हैं ये एक ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच जाता है। ठीक है ना, ये जो है ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। संक्रमण किस में होगा, इस रिएक्टेंट से, और फिर ये क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा, ये प्रोडक्ट बना देगा। ये संक्रमण अवस्था होती है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की। तो पहले ये इसमें कन्वर्ट होता है। अच्छा, इस रिएक्टेंट और इस प्रोडक्ट की एनर्जी देखो कि यहाँ पे रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की एनर्जी में प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, मतलब कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें एनर्जी निकली है, क्योंकि इसकी रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो निकलेगा। लेकिन ये यहां पर भी हो सकता था। अगर ये ऐसा होता तो ये रिएक्शन कैसी होती, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। ज्यादा है तो मतलब उसने एब्जॉर्ब की है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इस तरह की रिएक्शंस जो होती हैं वो थर्मल रिएक्शंस होती हैं, जहां पर रिएक्टेंट एनर्जी लेकर के पहले ट्रांजिशन स्टेट बनाता है और उसके बाद में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वो प्रोडक्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन वाला हो सकता है या वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाला हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको फोटोकेमिकल रिएक्शंस करवानी है तो क्या होता है कि ये आपके पास में रिएक्टेंट है, और ये रिएक्टेंट क्या करेगा, सबसे पहले एक्साइटेशन होगा इसका, एक्साइटेशन, और ये रिएक्टेंट एक्साइट होकर के क्या बना लेगा, एक्साइटेड रिएक्टेंट बना लेगा, और जिसको हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आर स्टार बना लेता है ना। तो ये रिएक्टेंट क्या हुआ, सबसे पहले एक्टिवेट हुआ, एक्साइट हुआ, और उसके बाद ये जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है या एक्साइटेड रिएक्टेंट है, ये क्या करेगा, ये एक अपने हायर शेल के ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी ट्रांजिशन स्टेट है, बट इसमें पहले क्या हुआ है, इसमें रिएक्टेंट लाइट को एब्जॉर्ब करके, एक पर्टिकुलर अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करके सबसे पहले क्या हो गया, एक्साइटेड फॉर्म में आ गया, और ये एक्साइटेड फॉर्म फिर ये एक एक्टिवेशन, एक्साइटेड एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, वो एब्जॉर्ब करके ट्रांजिशन स्टेट में बदल जाता है, और फिर ट्रांजिशन स्टेट के बाद में फिर ये प्रोडक्ट में बदल जाता है। और ये एक प्रोडक्ट हो सकता है, 2 प्रोडक्ट हो सकते हैं, 3 प्रोडक्ट हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है जिसकी जितनी जैसी एनर्जी उस तरह के प्रोडक्ट्स में बदल सकता है। ये मान लीजिए P1 है, ये P2 है, ये P3 है, या ये डायरेक्ट सीधा यहां से यहाँ P3 में भी बदल सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह की रिएक्शन है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जब हम थर्मल रिएक्शन को करवाते हैं तो रिएक्टेंट एनर्जी लेकर के ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, और ट्रांजिशन स्टेट फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और
फोटोकेमिकल रिएक्शन में पहले रिएक्टेंट क्या करता है, एक्साइटेड फॉर्म में पहुंचता है, एक्टिवेट होता है, और फिर वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बाद और लेकर के थोड़ी सी और एनर्जी लेकर के और ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच जाता है, और ये ट्रांजिशन स्टेट फिर वो कई सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकती है, अलग अलग तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। वो जो फोटोकेमिकल एनर्जी है उसको एमिट करके ये अलग अलग तरह के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या बेसिक डिफरेंस है थर्मल रिएक्शंस में और फोटोकेमिकल रिएक्शंस में। क्योंकि हम ऐसी रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें लाइट को हमने, क्योंकि आपसे पहले आपने क्या पढ़ा, हीट देकर के आप किसी भी रिएक्शन को करवा रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, लाइट को देकर के और फिर उस रिएक्शन को करवाएंगे। तो दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम उस रिएक्शन को आगे समझ सकते हैं कि वो उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, किस तरह की जो चीजें हैं वो हो रही हैं। अच्छा, लाइट रिएक्शन जब हम किसी भी एक, मान लीजिए कि हमारे पास में यहाँ पर एक ये कोई भी कंपाउंड है या कोई भी एक सिस्टम है, जब हम इस पर लाइट पास करते हैं, ये लाइट हमने डाली, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम 3 तरह के काम करता है इस लाइट के साथ में। तो जो हम लाइट डालते हैं उसको हम बोलते हैं आई नॉट, इंसिडेंट लाइट, आपतित प्रकाश, है ना। ये जो आई नॉट है इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट लाइट या आपतित प्रकाश, जो प्रकाश हम इस कंपाउंड पर या सैंपल पर डाल रहे हैं। अब ये 3 काम होंगे इस लाइट के, ये जो आई नॉट लाइट हमने इस पर डाली है, इस पर 3 काम हो सकते हैं। पहला काम क्या होता है, पहला काम ये होता है कि ये इस लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करे, सीधा का सीधा रिफ्लेक्ट कर दे, ये वापस से रिफ्लेक्ट कर दे इस तरह से, इस पर डाली हमने और ये रिफ्लेक्ट कर दी। तो ये जो रिफ्लेक्ट होने वाली जो लाइट है इसको हम बोलते हैं आई आर, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना। रिफ्लेक्टेड लाइट है इसलिए इसको हमने आई आर से रिप्रेजेंट किया। तो ये जो आई आर है वो क्या है, आपका रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट। दूसरा काम क्या हो सकता है, दूसरा काम ये हो सकता है कि ये जो लाइट है वो इससे पास निकल जाए, और पार निकल जाएगी तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसमिटेड लाइट, वो लाइट जो ट्रांसमिट हो गई। ये जो आई टी इससे रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसमिटेड, जो इससे पास हो गई, ट्रांसमिटेड लाइट। और तीसरी जो लाइट है वो ये है कि ये एब्जॉर्ब हो जाए, उसको हम बोलेंगे आई ए, मतलब एब्जॉर्ब्ड लाइट, एब्जॉर्ब्ड लाइट। अब ये आई का मतलब है इंटेंसिटी, तो यहां पर इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी क्या है, या रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी क्या है, या ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी क्या है, या एब्जॉर्ब लाइट की इंटेंसिटी क्या है। तो मतलब इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट, कि किस लाइट की जो किस इंटेंसिटी की लाइट इस पर डाली, किस इंटेंसिटी की लाइट रिफ्लेक्ट हुई, एब्जॉर्ब हुई या ट्रांसमिट हुई। अच्छा, इसमें से जो ये जो काम है रिफ्लेक्टेड वाला, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। इसको हम इग्नोर क्यों कर देते हैं, क्योंकि कभी भी जब हम किसी भी सैंपल पर लाइट डालते हैं तो 2 तरह की चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, क्या, या तो वो एब्जॉर्ब करेगा या उसमें से पास निकल जाएगा। वो रिफ्लेक्ट कर देगा तो फिर उस रिएक्शन को हम क्या पढ़े, वो तो उसने तो रिफ्लेक्ट ही कर दिया लाइट को, और हम ऐसा मानते हैं कि जो रिफ्लेक्शन जो होता है वो केवल 5% लाइट का होता है, तो वो एक कम क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो हमारा जो इंसिडेंट लाइट है, ये जो आई नॉट, ये 2 तरह की चीजें करता है, या तो इसमें एब्जॉर्प्शन होगा और या फिर इसमें ट्रांसमिटेड होगी, या तो ये पार निकल जाएगी और या ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ऐसी इंटेंसिटी जो हम किसी भी सैंपल पर डालते हैं वो 2 काम करेगी, एब्जॉर्ब होने का और ट्रांसमिट होने का। और एब्जॉर्ब कितनी हुई, किस इंटेंसिटी की लाइट एब्जॉर्ब हुई, उसको आप निकाल लोगे कि कितनी डाली और कितनी ट्रांसमिट हुई। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बता देगा, क्योंकि जो एब्जॉर्ब होगी वही लाइट आपके काम की है, जो बाहर निकल गई वो भी काम की नहीं है, जो रिफ्लेक्ट हो गई
वो भी काम की नहीं है, जो कि बहुत कम क्वांटिटी में रिफ्लेक्ट होती है 5%। लेकिन ये दो काम की हैं, एब्जॉर्ब होने वाली और रिफ्लेक्ट ट्रांसमिट होने वाली। लेकिन ट्रांसमिट होने वाली से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने सैंपल के साथ में कुछ नहीं किया। जो एब्जॉर्ब हुई है, वो जो सैंपल है, वो जो कंपाउंड है, उसने कितना लाइट एब्जॉर्ब किया है। लाइट एब्जॉर्ब करने का मतलब है उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है। अब वो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, उस हिसाब से वो जो रिएक्टेंट है वो एक्साइट होगा, और अगर वो एक्साइट होगा तो उस हिसाब से वो ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचेगा, और उसी के हिसाब से वहां पर फिर प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो कितना लाइट की इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब करता है। अब इस एब्जॉर्प्शन के लिए ये लाइट जो है कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, इसके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ दिए गए पुराने जमाने के। आज उनका इंपॉर्टेंस उतना नहीं है, लेकिन जब दिए गए थे तब बहुत ज्यादा था, और ज्यादा था इसी वजह से हम उन लॉज को पढ़ते हैं। तो एक लॉ पढ़ते हैं हम, फोटोकेमिस्ट्री का पहला लॉ, जो सबसे पहले दिया गया था। कब दिया गया था? वो दिया गया था इन 1817 1817 में ग्रोथस नाम के व्यक्ति के द्वारा। और उसके बाद 1843 में ड्रैपर के द्वारा, काफी साल बाद। दोनों कहते एक ही बात है। तो लगभग लगभग आज से 200 साल पहले ग्रोथस ने एक बात कही, या एक स्टेटमेंट दिया, जिसको आज हम लॉ के नाम से जानते हैं या पढ़ते हैं। वो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस पर लाइट डालें, ये हमारे पास में कोई सब्सटेंस है और इस पर हमने एक रेडिएशन डाला, तो केवल वही रेडिएशन जो एब्जॉर्ब होता है वही हमारे काम का है, वही किसी केमिकल रिएक्शन को करवा सकता है, ना तो रिफ्लेक्ट होने वाला और ना ही ट्रांसमिट होने वाला। ये दो इंटेंसिटी वाले रेडिएशन हमारे काम के नहीं हैं। जो एब्जॉर्ब होता है सिर्फ वही काम का है। अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें ग्रोथस ने इतना बड़ी बात क्या बता दी? देखो, उस समय तो अगर आप होते, आप बताते, तो आपका भी नाम यहां आ जाता। लेकिन ग्रोथस ने 1817 में, आज से 203 साल पहले, 4 साल पहले, ये स्टेटमेंट दिया कि केवल वही रेडिएशन जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं किसी सिस्टम के द्वारा, वही क्या करते हैं, केमिकल चेंज लाने के लिए इफेक्टिव होते हैं, या वही केमिकल चेंज लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जो लाइट रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट हो जाती है, वो किसी भी तरह का कोई केमिकल चेंज लेकर के नहीं आती। ये ग्रोथस और ड्रैपर ने 1817 और 1843 में ये स्टेटमेंट देकर के, और जो केमिस्ट्री वर्ल्ड था उसमें एक तहलका सा मचा दिया, जो कि थियोरेटिकल डेटा पे बेस्ड था। ये स्टेटमेंट जो उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस देखे और अपनी बात जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट के रूप में कही, जो हम आज लॉ के रूप में पढ़ते हैं। एक दूसरा और नियम है, ये तो ग्रोथस ड्रैपर का लॉ हो गया। हम हिस्टोरिक लॉज की बात कर रहे हैं, जो आज हम यूज नहीं करते। आज जो हम यूज करते हैं उस पर भी बात करेंगे। दूसरा जो लॉ दिया गया, वो दिया गया स्टार्क और आइंस्टीन के द्वारा। आइंस्टीन लॉ, स्टार्क आइंस्टीन लॉ। तो स्टार्क और आइंस्टीन ने स्टार्क ने 1908 में और आइंस्टीन ने 1912 में एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट था? कि हर एटम और मॉलिक्यूल एक सिंगल क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाता है। हम उस एटम को
मान लो कि m से रिप्रेजेंट करते हैं या मॉलिक्यूल को m से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी एटम की बात कर लो या मॉलिक्यूल की बात करो, ये m जो है वो एटम भी हो सकता है या वो एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, मॉलिक्यूल। तो ये जो m है ये क्या कहते हैं कि हर मॉलिक्यूल या फिर हर एटम एक सिंगल क्वांटम क्या होता है? सिंगल क्वांटम होता है h न्यू, E इक्वल्स टू h न्यू, आपने पढ़ा हुआ है। आइंस्टीन ने प्लैंक्स ने अपने लॉ में बताया था जब उसने क्वांटम थ्योरी दी थी 1900 में कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, E इक्वल्स टू h न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। h प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है और इस फ्रीक्वेंसी को हम c अपॉन लैम्बडा से बता सकते हैं, है ना, इसी को न्यू बोलते हैं। तो कई जगह पे आजकल एक मैसेज मैंने पढ़ा, वायरल हो रहा था, इसको क्या बोलते हैं? न्यू। तो हैप्पी न्यू ईयर, है ना, ये मैसेज वायरल हो रहा था, ये वाला। खैर, तो स्टार्क आइंस्टीन ने क्या कहा कि हर मॉलिक्यूल या एटम एक फोटोन लाइट, एक सिंगल फोटोन या सिंगल क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करता है और उस मॉलिक्यूल को क्या कर देता है? एक्साइट कर देता है। ये मॉलिक्यूल या एटम, इसको क्या कर दिया उसने? एक्साइट कर दिया। तो ईच एटम और मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स अ फोटोन इन अ प्रोसेस ऑफ एक्साइटेशन। एक्साइटेशन के प्रोसेस में वो सिर्फ एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। अब देखो, एक फोटोन तो बहुत छोटा होता है, एक फोटोन को निकालना मुश्किल होता है। अच्छा, दूसरी एक चीज और, उसको मैं बाद में बताऊंगा। अब ये तब का लॉ था, 1908 और 1912 में ये दिए गए थे, लेकिन आज के टाइम पर हमें बहुत सारे ऐसे चीजें मालूम है जहां पर एक मॉलिक्यूल या एटम एक से ज्यादा फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है और एक्साइट हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप इंटेंस लेजर्स का यूज करते हो, ये जो लाइट, ये जो फोटोन है, जब बहुत ज्यादा इंटेंस लेजर्स का यूज करते हो, इंटेंस लेजर, वो बहुत ही तीव्र गति से बहुत ज्यादा एक पॉइंट पर बहुत ज्यादा रेडिएशंस डालते हैं, तो ये दो फोटोन भी एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं तब के लॉ की, जब वो सिर्फ एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। तो ये लॉ क्या कर रहा है कि इस मॉलिक्यूल को एक फोटोन एब्जॉर्ब कराने के बाद एक्साइटेशन फॉर्म में लेकर के आ जाता है या इस मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देता है। अब एक मॉलिक्यूल को निकालना, सॉरी, एक मॉलिक्यूल को, पहली बात तो एक मॉलिक्यूल को अलग करना मुश्किल है। दूसरा, अगर हम फोटोन की बात करें तो एक फोटोन भी बहुत छोटा होता है, वो ऊर्जा का जो पैकेट है वो भी बहुत छोटा होता है, तो इसलिए उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना भी, कि वो हुई है नहीं हुई है कितनी हुई है, इसको हम यूज ना करके हम क्या करते हैं, एक बड़े टर्म में एक चीज यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं आइंस्टीन, वन आइंस्टीन, वन आइंस्टीन। और ये वन आइंस्टीन बराबर होता है एन एच न्यू के। अब देखो, E इक्वल्स टू एच न्यू था, हमें पता है, और N क्या है? N है आवोगाड्रो नंबर, मतलब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एच न्यू। 1 मोल का मतलब हो गया 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय एच न्यू। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल एक फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है तो 1 मोल सब्सटेंस जिसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं वो इतने मोल्स को यूज मतलब एब्जॉर्ब कर लेंगे, और इसको ही उन्होंने कहा वन आइंस्टीन। मतलब 1 मोल सब्सटेंस का जितने फोटोन को एब्जॉर्ब करता है उसे हम वन आइंस्टीन कहते हैं। मतलब वन आइंस्टीन 1 मोल के बराबर हो गया, कि 1 मोल सब्सटेंस जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो वन आइंस्टीन के बराबर होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस स्टार्क आइंस्टीन लॉ में। क्या
कि 1 आइंस्टीन एनर्जी कितनी होती है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जितनी एनर्जी या जितने फोटॉन्स एब्सॉर्ब करता है उसको हम 1 आइंस्टीन बोलते हैं। ये हमें काम आने वाली है जब हम इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, है ना, क्वांटम एफिशिएंसी निकालेंगे, तब हमको ये बहुत जरूरी रहेगा। तो इस टर्म को ही हम यूज करेंगे बार बार। हम इस एक फोटोन की एनर्जी को यूज नहीं करेंगे, हम 1 आइंस्टीन को यूज करेंगे। तो यहां पर मॉलिक्यूल क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है और मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाता है। अब ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है, ये जो हमारे पास में एम स्टार जो बना है, ये एम स्टार क्या करेगा, ये कई सारे मैकेनिज्म में चला जाएगा, ठीक है ना, और ये किसी भी तरह के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू कि साहब ये किस तरह के रिएक्शन मैकेनिज्म में पार्ट ले रहा है, ठीक है ना। या तो ये प्रोडक्ट में बदल जाएगा, या ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है एम स्टार, ये दूसरा काम क्या कर सकता है, ये वापस से डीएक्टिवेट हो सकता है। ये अपनी एनर्जी को जो इसने एब्जॉर्ब की है यहां पे एच न्यू, इसको क्या कर सकता है, इमिट कर सकता है। ये इमिट कर सकता है और इमिट कर देगा तो वापस से क्या बना लेगा, ये वापस से ये डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बना लेगा, डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल या एटम। अगर इसने अपनी एनर्जी को क्या कर दिया, इमिट कर दिया। अब जब एम ने फोटोन यूज करके एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बना लिया, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना सकता है पी, और या फिर ये क्या हो सकता है, वापस से एम बना सकता है इतनी ही एनर्जी को लूज करके। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ये स्टार आइंस्टीन का जो लॉ है, ये क्या सही है क्या? मतलब लॉ ऑफ जो इक्विवेलेंस की बात करता है, एक मॉलिक्यूल, एक फोटोन, एक एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, और जितने एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल उस हिसाब से प्रोडक्ट। लेकिन यहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो वापस से क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहां जितने एब्जॉर्ब हुए थे, हमने ये तो गिन लिया कि कितने एब्जॉर्ब हुए और उन्होंने यहां प्रोडक्ट बनाया, लेकिन हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि एब्जॉर्ब होने के बाद में कितने डीएक्टिवेट हो गए। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल यहां काम आए हैं, जितने भी फोटोन यहां एब्जॉर्ब हुए हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट बनाने में काम नहीं आए। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि यहां पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो है उसका कोई मतलब नहीं है। एक मॉलिक्यूल एक फोटोन को एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, मान लिया, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बहुत सारे फोटोन्स को एब्जॉर्ब करके वो सभी के सभी मॉलिक्यूल जिन्होंने फोटोन एब्जॉर्ब किया वो सारे के सारे प्रोडक्ट बनाएंगे क्या? नहीं। तो यहां पर इक्विवेलेंस जो ये कहे कि सब एक मॉलिक्यूल फोटोन को यूज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ये गलत है। यहां पे बहुत सारे फोटोन यूज होंगे लेकिन मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो कम होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को क्या कर देंगे, लूज कर देंगे, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है आई ए, ऐसी इंटेंसिटी जो एब्जॉर्ब हो रही है इसको हम आइंस्टीन में रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखना। ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो 1 मोल ऑफ फोटोन जो है वो जो एब्जॉर्ब कर रहा है मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर आप उसकी वैल्यू आप रख सकते हो, यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू रख दी, यहाँ पर जो प्लैंक कांस्टेंट है 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 34 जूल्स सेकेंड, आप वो वैल्यू रख सकते हो। आप यहाँ पर जो न्यू है, न्यू को आप कैसे कह सकते हो, सी अपॉन लैम्बडा कह सकते हो, तो सी की वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हो। तो 1 आइंस्टीन को करने के लिए 1 आइंस्टीन आप यहाँ पर रख सकते हो 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23, फिर प्लैंक कांस्टेंट रख सकते हो 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 34 जूल्स सेकेंड
मल्टीप्लाइड बाय, फिर ये इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, इसकी जगह आप रख सकते हो c अपॉन लैम्बडा, तो c का वैल्यू रख दो, c का वैल्यू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर ऑफ 8 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है ना। और इसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, लैम्बडा से। लेकिन आपको पता है कि लैम्बडा की वैल्यू भी किस में जाती है, लैम्बडा की वैल्यू जाती है एंगस्ट्रॉम में, तो एंगस्ट्रॉम में जाती है तो आप इसको और मल्टीप्लाई करोगे किससे, एंगस्ट्रॉम से, मतलब 10 रेज टू द पावर -10 अगर आपने एंगस्ट्रॉम में लिया। अगर आपने नैनोमीटर में लिया है तो 10 रेज टू द पावर ऑफ -9 मीटर्स, इससे और आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आप देख लो कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट आपने यूज की है उस कंपाउंड पर डालने के लिए, ठीक है ना। उसी वेवलेंथ को आप यहां पे लिख दो और यहां पर 1 आइंस्टीन जो है उसका वैल्यू निकाल लो कि 1 आइंस्टीन जो है वो कितनी वैल्यू के बराबर होगा। लेकिन अगर आप इसको भी करते हो, ये सारी की सारी जो आपने यहाँ पर इतना सब कुछ लिखा हुआ है, ये इसको भी अगर आप करते हो तो 1 आइंस्टीन जो है वो हो जाता है आपका बराबर 119,666 अपॉन लैम्बडा जूल पर मोल, क्योंकि एक मोल के लिए निकाल रहे हैं ना, तो ये एनर्जी आ जाती है 1 आइंस्टीन, इतनी एनर्जी। और ये लैम्बडा की वैल्यू आप रखते जाओ, आप 200, 250, 300, 300, मतलब जितना भी आपको पता है वो वैल्यू आप यहाँ पुट करते जाओ और इससे भाग दे दो उस वैल्यू से, तो आपका 1 आइंस्टाइन का वैल्यू जो है वो आ जाएगा। और आपको ये भी पता है कि लैम्बडा जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ही एनर्जी क्या आएगी, ज्यादा। और लैम्बडा की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी, मतलब ज्यादा वेवलेंथ का अगर आपने यूज कर ली रेडिएशन, तो 1 आइंस्टीन की वैल्यू कम आएगी। और अगर आपने लैम्बडा की वैल्यू स्मॉल यूज की है, ऐसी रेडिएशन यूज की है जो स्मॉल वेवलेंथ रखती हैं, तो उसमें जो 1 आइंस्टीन का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ज्यादा आता है। ठीक बात है। तो ये था आज का एक फोटोकेमिस्ट्री को लेकर के इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने बात की कि फोटोकेमिस्ट्री क्या होती है। डेली लाइफ में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स पर डिस्कशन की कि अलग अलग तरीके के एग्जांपल हम देखते हैं फोटोकेमिस्ट्री के। फिर हमने डिस्कशन किया कि थर्मल रिएक्शंस और फोटोकेमिकल रिएक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। और फिर हमने कुछ लॉज की बात की, कुछ हिस्टोरिक लॉज की बात की कि वो लॉज किस तरह से दिए गए फोटोकेमिस्ट्री को समझाने के लिए। अब हम कल बात करेंगे कि बाकी के जो आज के लॉज हैं वो क्या हैं, ठीक है। हालांकि आज के लॉज पर हम बात कर चुके हैं जब हमने